हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर एक बार फिर से। मैं उदय शंकर सोनी और आप के लिए प्रस्तुत है सामने वोकैबुलरी, बेसिक वोकैबुलरी जो मैं अपने क्लास में पढ़ाता हूं, वही कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप भी उससे बेनिफिट हो सके। मेरे क्लास आपने नहीं ज्वाइन किया है इसके बावजूद, ठीक है। बेसिक वोकैबुलरी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला वर्ड है वो है ए या एन। सब हम लोग जानते हैं कि ये एन एक आर्टिकल है, इसको डिटरमाइनर्स की श्रेणी में भी रखते हैं। इसको एक या कोई के सेंस में यूज किया जाता है, अननोन के बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है, प्रति या पर के सेंस में यूज किया जाता है। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, इसका डिटेल हम लोग आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी एक नाउन है और इसका अर्थ होता है योग्यता, ठीक है। किसी भी शब्द को सीखने का मतलब है उसका स्पेलिंग, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका एक इक्विवेलेंट शब्द हिंदी या इंग्लिश में जिससे कि आप उसको अच्छे से समझ सके, और वाक्य में उसके लिखे जाने या उपयोग किए जाने का तरीका। यदि आप इतनी चीजें सीखते हैं तब सही मायने में आप, कम से कम इतनी चीजें, तब आप सही मायने में वोकैबुलरी सीखते हैं, ठीक है। तो जरा सा देखिए, हम लोग उसे परिस्थिति को संभालने की योग्यता है, यदि ऐसा वाक्य रहे तब आप क्या करेंगे? ही हैज द एबिलिटी ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। हैंडलिंग द सिचुएशन, यदि हम ऐसा कहते हैं तो यह पूरी तरह से गलत होता है। हैंडलिंग एबिलिटी के पहले आपने द लगाए, ये तो सही है, लेकिन ये जो किया आपने ऑफ प्लस V4 लगाने का काम, ये गलत है। इसके जगह एबिलिटी के बाद 2 प्लस V1 आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें, चाहे आपका हिंदी कुछ भी हो। तो मैं इस तरह से वोकैबुलरी आपको बताता जाऊंगा, उसका स्पेलिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी, जरूरत पड़ा तो इंग्लिश सिनोनिम्स भी, और उसके बाद वाक्य बनाने की योग्यता भी आपको दूंगा, वाक्य बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो एबिलिटी के बाद 2 प्लस V1, ठीक है। अब जरा देखेंगे, इसमें एक और एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है। देखिए, कभी भी रीडिंग, राइटिंग, ये सब वर्ड आ जाए, स्पीकिंग, ठीक है, तो इनके बाद इस V4 को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हुए, ठीक है, यहां पर एबिलिटी को नाउन के रूप में इनके बाद यूज किया जाना चाहिए। इसको आप कोलोकेशन के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है। उसे अंग्रेजी में बहुत योग्यता है, या फिर बोलिए हाँ, अंग्रेजी में बहुत योग्यता है। जब हम ये बोलते हैं तो कहने का मतलब है कि वह अंग्रेजी में बहुत योग्य है, बहुत जानकारी है। ही हैज ए ग्रेट एबिलिटी इन इंग्लिश। तो देखिए, जब एबिलिटी के बाद आपका कोई भाषा का नाम आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, तब आप इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एबिलिटी को हम लोग चाहें तो प्लूरल भी बना सकते हैं, इसका प्लूरल होगा एबिलिटीज, ठीक है। जैसे, पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं एबिलिटीज का एक एग्जांपल दे दूंगा ताकि आप इसको समझ जाए अच्छे से। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि एबिलिटी का प्लूरल एबिलिटीज बना सकते हैं। इसका एक सेंटेंस है, ठीक है। किसी बच्चे के प्राकृतिक या स्वाभाविक क्षमताओं को
या का पता लगाना मुश्किल है या महत्वपूर्ण है बोलते हैं, जरूरी है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर नेचुरल एबिलिटीज ऑफ ए चाइल्ड। अब बोले सर यहां तो आपने एबिलिटीज के साथ ऑफ लगाया, लेकिन यहां भाषा का नाम नहीं ना है, किसी बच्चे की योग्यता है ना। तो आप देखिए नेचुरल एबिलिटीज, स्वाभाविक क्षमताओं, प्राकृतिक क्षमताओं। तो इस तरह से हम लोग एबिलिटी को यूज करते हैं, इसको आप नोट कर लें फटाक से। बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबल। ठीक है, एबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है योग्य। ठीक है, और इसका वाक्य एक देख लेते हैं। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलने के योग्य है। ठीक है, लेकिन ऐसा हिंदी में वाक्य हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। सामान्यतः हिंदी में इसके जगह उपयोग कर देते हैं कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। बोल सकता है मतलब उसमें अंग्रेजी बोलने की योग्यता है। तो अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है, लेकिन अगर हम पास्ट में लिख दें तो वाक्य में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। यदि हम बोल देते हैं पास्ट में ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और हम सोचेंगे कि अगर इसके बराबर हो जाएगा ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो ऐसा सोचना गलत है। देखिए प्रेजेंट में इज एबल टू और कैन बराबर है, लेकिन पास्ट में वाज एबल टू और कुड बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका मतलब है वह अंग्रेजी बोल सका। अंग्रेजी बोल सका, और इसका मतलब है उसमें अंग्रेजी बोलने की क्षमता थी। उसमें अंग्रेजी बोलने की क्षमता थी। बोले फर्क क्या है सर? फर्क है सर। कुड का मतलब सिर्फ ये पता चल रहा है कि क्षमता थी, ये नहीं पता चल रहा बोला कि नहीं बोला, और ये फाइनल कर दिया कि बोला, बोल सका वो। ठीक है, हाँ इसके जगह आप ऐसे लिख सकते थे एबल के जगह एबिलिटी का उपयोग करके, ही हैज द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और इसमें भी आप लिख सकते थे ही हैड हो जाएगा पास्ट में, द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश। तो आप जरा सा इसमें आप सतर्क रहे। ठीक है, देखिए एबल लगाया तो हमने इज आर एम प्रयोग किया, एबिलिटी लगाया तो हैज हैव प्रयोग किया। प्रेजेंट में एबल और कैन बराबर है, लेकिन पास्ट में एबल और कैन बराबर नहीं, कुड बराबर नहीं है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, जो लोग इतना जहमत नहीं लेना चाहते हैं वो सिर्फ इतना रट ले, मैं बता दे रहा हूं। लेकिन मैं इसलिए ये सब सिखा रहा हूं ताकि आप इस तरह के वाक्य देखें तो समझ जाएं, जरूरत पड़ने पर आप इस तरह के वाक्यों का उपयोग भी कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है, इसको पहले आप लोग नोट कर ले, तब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है अबाउट। ठीक है, अबाउट का अनेक अर्थों में उपयोग करते हैं। एक तो पहला है के बारे में या के विषय में। ठीक है, इस अर्थ में इसका पार्ट्स ऑफ ए स्पीच होता है प्रीपोजिशन। एक एग्जांपल देखिए, वे लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, दे डोंट नो एनीथिंग
अबाउट, अबाउट प्रीपोजिशन है इसलिए इसके बाद तो ऑब्जेक्ट ही आएगा, मी, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग होता है लगभग। इस लगभग का अर्थ होता है कुछ कम। ठीक है। जैसे यदि हम बोले कि कक्षा में लगभग 200 छात्र थे, तो अंग्रेजी क्या बनेगा? देयर वेयर अबाउट 200 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहां पर जब हम बोलते हैं 200 स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि कुछ कम रहा होगा। ठीक है। लेकिन यदि आप कहना चाहते हैं, गौर से समझिएगा कि लगभग आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, कुछ कम भी हो सकता है या कुछ ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तब आप यहां पर अबाउट के जगह क्या यूज कर देंगे? इस अबाउट के जगह अराउंड यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे? अबाउट के जगह अराउंड यूज कर देंगे। क्लियर है? अबाउट का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में उपयोग करते हैं, वो स्ट्रक्चर भी हम आपको सिखा देते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, ठीक है, और वाज, वेयर, गौर कीजिएगा, और उसके बाद अबाउट, ठीक है, और 2 प्लस V1 और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक है। जस्ट का उपयोग करना यहां एकेडमिकली गलत माना जाएगा। एग्जाम में जस्ट यहां लिख दे तो गलत हो जाएगा, अबाउट यूज कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल, वे लोग आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, या वे लोग आने आने को हैं, वे लोग आने आने को हैं। आने आने को है मतलब अब जस्ट पहुंच जाएंगे। आने आने को है मतलब क्या है कि काम अभी हुआ नहीं है, बस तुरंत थोड़ा देर में होने वाला है। दे आर अबाउट टू अराइव। ठीक है, ये कम। और यदि हम पास्ट में इसको यूज कर दे तो इसका सेंस निकल जाएगा कि काम होने ही वाला था, होने ही वाला था, लेकिन लग गया, मतलब हुआ नहीं, कुछ तो हो गया बीच में। और जैसे वह निकलने ही वाला था, मतलब प्रस्थान करने ही वाला था, या वह प्रस्थान करने को था। यह सेंटेंस लगता है कि हाँ इसके बाद कुछ और हुआ होगा जिसके कारण ये काम थोड़ा सा रुक गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यही सेंस आता है इसमें। दे नहीं, वह है ना, तो ही लिखेंगे। ही वॉज अबाउट टू लीव। लीव माने निकलना, प्रस्थान करना। ठीक है, लीव माने छोड़ना भी होता है। तो इस तरह से हम लोग अबाउट का इतना उपयोग इस तरह से कर सकते हैं, जो सबसे कॉमन उपयोग है, जो हर हालत में अंग्रेजी सीखने वाले हर एक बच्चे को जानना चाहिए, उतना ही मैं आपको सिखा रहा हूं। कोई ज्यादा डीप लेके नहीं जा रहा हूं मैं। इतना तो हर हालत में, यदि आप अबाउट सीख रहे हैं तो अबाउट के बारे में इतना तो आपको हर हालत में जानना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने एबल और एबिलिटी में बताया कुछ बातें, तो उतना तो आपको हर हालत में जानना ही चाहिए। नहीं जानने का मतलब है गलत हो जाना। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग फटाक से इसको। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा अब्रोड। ठीक है, अब्रोड एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एडवर्ब है और इसका मतलब होता है विदेश। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है विदेश। ठीक है, जैसे एक दी हम एग्जांपल बोले, वह विदेश गया है, वह विदेश गया हुआ है, गया हुआ है। अंग्रेजी में लिखेंगे he has gone to abroad। ठीक है, जब हम बोलते हैं he has gone to abroad तो याद रखिएगा to का उपयोग abroad के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको to का उपयोग करना ही है तो आप to के बाद लिख सकते हैं foreign country। he has gone to foreign country। ठीक है, foreign एक एडजेक्टिव है, ये नाउन के साथ यूज होता है। फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कंट्री, ठीक है, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट,
ठीक है, इस तरह से फॉरेन, है ना, यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में नाउन के साथ। और तब यहां पर हम लोग टू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब्रॉड के साथ नहीं। एक और, वह विदेश में है, विदेश में है, ही इज इन अब्रोड। जब हम बोलते ही इज इन अब्रोड तो फिर से इन का उपयोग भी गलत है। आप बोल सकते ही इज इन ए फॉरेन कंट्री, ठीक है, तब यहां इनका उपयोग सही होगा, लेकिन अब्रोड के साथ नहीं होगा। आप नोट कर लें अब्रोड को भी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप इग्नोर नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। फटाफट नोट करें इसको। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एब्सेंट, ठीक है। एब्सेंट को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक पहला तरीका है एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। इसका मतलब होता है अनुपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है। जैसे कल वह क्लास में अनुपस्थित था, में की जगह से भी लिख सकते हैं, अनुपस्थित था, ठीक है। हिंदी में यहां पर कौन सा विभक्ति उपयोग होगा ये इशू नहीं है, जो इशू है वो मैं बता रहा हूं। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, अंग्रेजी में फ्रॉम ही लिखाएगा, इनका उपयोग गलत हो जाएगा, द क्लास यस्टरडे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये जो एब्सेंट वर्ड है इसको हम लोगों ने एडजेक्टिव के रूप में यूज कर लिया, ठीक है। अब जरा देखिए, एब्सेंट को हम लोग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। इसका मतलब होता है अनुपस्थित होना, अनुपस्थित होना, ठीक है। यही सेंटेंस हम लोग वर्ब के रूप में उपयोग करते हुए लिखेंगे तो लिखेंगे ही, अब वॉज नहीं लेंगे, तो अनुपस्थित था मतलब कब की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट की बात करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और चूंकि ये वर्ब है तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब V2 यूज कर देंगे, तो ही एब्सेंटेड। और याद रखिएगा एब्सेंट के बाद यहां पर हर हालत में इस सब्जेक्ट के अनुसार एक सेल्फ वाला प्रोनाउन जरूर लगेगा, सेल्फ वाला प्रोनाउन लगेगा, ठीक है। तो सेल्फ ही वाला ही के हिसाब से हो जाएगा हिमसेल्फ, और तब फिर जैसे फ्रॉम लगाते हैं लगाइए, फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, ठीक है। तो ये दोनों तरीका हो सकता है, दोनों सही है इक्वली, लेकिन ये वाला प्रचलित ज्यादा है क्योंकि ये आसान है। लेकिन एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है और उसमें इस हिमसेल्फ को गायब कर दिया जाता है, तो यही एरर होता है। इस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वोकैबुलरी क्लास। आई होप कि आपने वोकैबुलरी क्लास को एंजॉय किया और बहुत सारी अच्छी चीजें भी सीखी। तो आप इस तरह के चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर से कहूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। कहां पर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं दूंगा ये कुछ भी मुझे भी नहीं पता होता है, बस मैं एक टॉपिक लेता हूं, पढ़ाना शुरू कर देता हूं। एक प्रोफेशनल यूट्यूबर पहले से डिजाइन करते हैं कि उनको ये वीडियो देना है, ये एनिमेशन आएगा, ये चीजें यहाँ पर प्लॉट करेंगी, ये शब्द बोला जाएगा। हम लोग नहीं कर पाते दोस्तों, क्योंकि यूट्यूबर नहीं है और उतना टाइम नहीं रहता। हम लोग टीचर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, सबको उसका लाभ मिले। मैं जो क्लास में पढ़ाता हूं वो बच्चे भी इसका लाभ लें जो मेरे क्लास में नहीं आ पाते हैं। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है जिससे कोई भी बच्चा क्लास में नहीं आ सकता है, तो क्या सबकी पढ़ाई रुकी रहनी चाहिए? मेरा प्रयास है नहीं, और मेरा जवाब भी है नहीं। और इसी जवाब को सार्थक करने के लिए मैं ये क्लासेस बना बना के यूट्यूब पर दे रहा हूं। मैं खुद नहीं जानता हूं कि अगला क्लास में क्या दूंगा। हाँ, लेकिन जो मैंने सीरीज शुरू कर दिया है वोकैबुलरी का, जो मैंने सीरीज शुरू कर दिया है ग्रामर का, जो मैंने सीरीज शुरू कर दिया वोकैबुलरी, ग्रामर और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के क्विज का, ये जितने सीरीज मैंने शुरू किए ये मैं कंटिन्यू करूंगा टिल द एंड। आप इसको नोट कर लीजिए और आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि और भाइयों तक पहुंचे, उनको लाभ मिले और मुझे मजा आए कि हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं और मेरा मेहनत सार्थक हो। थैंक यू वेरी मच।